हे स्टूडेंट्स, वेलकम। पता है, आपकी प्लेट का खाना आपको इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन से कनेक्ट करता है। कैसे? चलिए आज हम डाइव करते हैं चैप्टर 4 एग्रीकल्चर में, और बस कुछ ही मिनट्स में आप इस चैप्टर के मास्टर बन जाएंगे। एग्जाम्स के लिए बिल्कुल रेडी। शुरू करें? ओके, सो सबसे पहले एक नंबर, बस एक नंबर जो आपको हमेशा याद रखना है, 2/3। जी हाँ, इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन, इतने सारे लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हैं। ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है दोस्तों, ये हमारे देश की लाइफ ब्लड है, इसकी धड़कन है। तो इतना बड़ा टॉपिक कवर कैसे करेंगे? सिंपल, हम इसे 4 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। पहले हम समझेंगे कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल नेशन क्यों है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ फार्मिंग कैसे होते हैं। इसके बाद हम इंडिया के अलग अलग फार्मिंग सीजन्स को एक्सप्लोर करेंगे। और फाइनली हम मिलेंगे इंडिया के सुपरस्टार क्रॉप्स से। रेडी फॉर द जर्नी? ऑलराइट, सेक्शन 1, लेट्स स्टार्ट विद द बिग व्हाई। सवाल यह है कि हम एग्रीकल्चर को प्राइमरी एक्टिविटी क्यों कहते हैं? ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना फंडामेंटल, इतना ज़रूरी बना देता है इंडिया के लिए? सोचो, एग्रीकल्चर एक पावरफुल इंजन की तरह है जिसके 3 मेन पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1, ये हम सबके लिए खाना उगाता है, ऑब्वियस है राइट। पार्ट नंबर 2, ये इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देता है। आपकी कॉटन टी शर्ट, आपकी चीनी, सब यहीं से आता है। और पार्ट नंबर 3, ये देश के लिए पैसा कमाता है। जब हम चाय, कॉफ़ी, मसाले एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज आता है। तो देखा, इट्स अ कंप्लीट इकोनॉमिक साइकिल। ओके, तो वाई तो क्लियर हो गया। अब आते हैं हाउ पर। इंडिया में फार्मिंग होती कैसे है? ये एक सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से शुरू होकर आज के हाई-टेक बिजनेस तक जाती है। लेट्स चेक आउट द 3 मेन टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सबसे पहला और सबसे पुराना स्टाइल, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट आसान भाषा में, ये बस अपने परिवार के लिए खेती है। इमेजिन करो, एक छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड, हाथ में हो और डाउ जैसे बेसिक टूल्स, और पूरा परिवार मिलकर काम कर रहा है। यहाँ मकसद पैसा कमाना नहीं है, बस इतना उगाना है कि परिवार का पेट भर जाए। और इसको समझने के लिए चलो असम में रिंझा की स्टोरी सुनते हैं। वो देखती है कि उसकी फैमिली जमीन के एक टुकड़े को साफ कर रही है, पेड़ पौधे काटकर उन्हें जला रही है। इसे ही कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। पर रिंझा को ये नहीं पता कि हर बार ऐसा करने से उस जमीन की उपजाऊ शक्ति, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो ये स्लैश एंड बर्न होता क्या है एक्चुअली? देखो, बेसिकली जंगल के एक हिस्से को साफ करके जला देते हैं। जलने के बाद जो राख यानी ऐश बचती है, वो मिट्टी के लिए एक नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करती है। फिर वहाँ खेती करते हैं। पर जब कुछ सालों में मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, तो ये लोग एक नए जमीन के टुकड़े पर चले जाते हैं। सिंपल। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एंड लिसन अप, ये एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इस स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इसे झूमिंग बोलते हैं, मध्य प्रदेश में बेवार या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू। कितना अमेजिंग है ना, एक ही टेक्निक लेकिन इतने सारे नाम। शोज आवर कंट्रीज इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी। ओके, फार्मिंग टाइप नंबर 2, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब ये वहाँ होती है जहाँ पॉपुलेशन का प्रेशर जमीन पर बहुत ज्यादा है। इसका एक बड़ा रीजन है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जब एक पिता की जमीन उसके बच्चों में बढ़ जाती है, फिर उनके बच्चों में, तो खेत का साइज छोटा और छोटा और छोटा होता जाता है। अब इतनी सी जमीन से पूरे परिवार को पालना है, तो क्या करते हैं? बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन का यूज करके उस छोटे से प्लॉट से मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। और अब आते हैं तीसरे टाइप पर, जो पहले 2 से बिल्कुल अलग है, कमर्शियल फार्मिंग। यहाँ फार्मिंग इज नॉट अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ बिजनेस। सिंपल, द मेन गोल इज प्रॉफिट, पैसा। और इसके लिए हर मॉडर्न चीज का इस्तेमाल होता है। हाई यील्डिंग वैरायटी यानी HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जो कुछ भी लगे, बस प्रोडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी क्रॉप अपने आप में कमर्शियल या सब्सिस्टेंस नहीं होती। इट डिपेंड्स ऑन द रीजन। बेस्ट एग्जाम्पल, राइस। पंजाब में राइस एक कमर्शियल क्रॉप है। क्यों? क्योंकि वहाँ इसे बेचने के लिए, प्रॉफिट के लिए उगाया जाता है। पर वही चावल जब ओडिशा में उगता है तो वो एक सब्सिस्टेंस क्रॉप बन जाता है, क्योंकि वहाँ लोग उसे मेनली अपने परिवार के लिए उगाते हैं। सो सेम क्रॉप, डिफरेंट पर्पस। ओके, सो हमने फार्मिंग का व्हाई और हाउ समझ लिया। अब टाइम है व्हेन समझने का, यानी खेती कब की जाती है। इंडिया में फार्मिंग मौसम के साथ एक रिदम, एक तालमेल की तरह है। चलिए
इंडिया के इन क्रॉपिंग सीजन्स को आसानी से समझते हैं। आप देखो, 2 मेन सीजन्स हैं, राबी और खरीफ। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पक्का आता है, कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल ट्रिक, राबी मीन्स विंटर, बस सर्दियों में बोई जाती है, जैसे गेहूं। इसका ऑपोजिट खरीफ मीन्स मॉनसून, बारिश के मौसम में बोई जाती है, जैसे चावल। सो राबी इज विंटर, खरीफ इज मॉनसून। गॉट इट? सुपर सिंपल। और रुको, एक बोनस सीजन भी है। रबी और खरीफ के बीच में एक छोटा सा गैप होता है ना, गर्मियों का, उसमें आता है ज़ैद सीजन। इसमें आपके फेवरेट समर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाते हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा। इट्स लाइक अ शॉर्ट समर ब्रेक फॉर फार्मिंग। ऑलराइट, तो फार्मिंग के टाइप्स हो गए, सीजन्स हो गए। अब आते हैं मेन इवेंट पर, हमारा फाइनल सेक्शन, जिसमें हम मिलेंगे इंडियन एग्रीकल्चर के असली रॉक स्टार से, इंडिया के मेजर क्रॉप से। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? ऑफ कोर्स द अनडिस्प्यूटेड किंग, राइस यानी चावल। इंडिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन का स्टेपल फूड। फन फैक्ट, हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, जस्ट आफ्टर चाइना। और जैसा हमने पहले पढ़ा, ये एक खरीफ क्रॉप है। मतलब इसे क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर और ढेर सारा पानी, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश। गर्मी और पानी, दैट्स द सीक्रेट रेसिपी फॉर राइस। जरा देखो इन पिक्चर्स को। यहाँ आप राइस की पूरी जर्नी देख सकते हैं। एक तरफ पानी से भरे हरे भरे खेत जहाँ चावल के पौधे लगाए जाते हैं, और दूसरी तरफ वही पौधे पककर सुनहरे हो गए हैं, हार्वेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार। इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन, इजंट इट? अब इस मैप को देखो। ट्रेडिशनली राइस वहाँ उगाया जाता था जहाँ नेचुरली बहुत पानी होता है, जैसे हमारे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और कोस्टल एरियाज। लेकिन अब पिक्चर बदल गई है। पता है कैसे? कैनाल्स और ट्यूबवेल्स की वजह से। इस मॉडर्न इरिगेशन की टेक्नोलॉजी ने पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स जहां बारिश कम होती है, उन्हें भी इंडिया के टॉप राइस प्रोड्यूसर्स में लाकर खड़ा कर दिया है। दैट्स द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। चावल के बाद नंबर 2 पर आता है व्हीट, यानी गेहूं। रोटी, पराठा, पूरी सब इसी से बनता है। ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का स्टेपल फूड है। और याद है, ये एक राबी क्रॉप है। इसकी डिमांड बड़ी सिंपल है। इसे उगने के लिए ठंडा मौसम चाहिए, पर जब पकने का टाइम आए तो इसे चाहिए खूब सारी धूप। और ये देखो, गेहूं के सुनहरे खेत हवा में लहराते हुए। ऐसा ब्यूटीफुल सीन आपको पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आराम से दिख जाएगा। ये स्टेट्स ही तो इंडिया के व्हीट बोल हैं। राइस और व्हीट तो सुपरस्टार्स हैं, पर हम इन सुपर फूड्स को नहीं भूल सकते। मिलेट्स, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी। लोग इन्हें कोर्स ग्रेन्स बोलते हैं, पर डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू स्काई हाई होती है। जैसे रागी आयरन और कैल्शियम का पावर हाउस है, और इनकी सबसे बड़ी सुपर पावर, ये बहुत हार्डी क्रॉप्स हैं। कम पानी में, ड्राई एरियाज में भी आराम से उग जाते हैं। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फूड सिक्योरिटी। सो हमने देखा कि कैसे फार्मिंग प्रिमिटिव टूल्स से शुरू होकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक पहुंची। ये सफर जरूर लंबा था, लेकिन ये यहाँ रुका नहीं है। अब सवाल ये है कि आने वाले 100 सालों में बढ़ती पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमारी फार्मिंग को और कितना बदलना होगा। क्या नए चैलेंजेस आएंगे और क्या सॉल्यूशंस होंगे? इस बारे में जरूर सोचना। What do you think is the future of farming in India? Welcome back students. पिछले एक्सप्लेनर में हमने गेहूं और चावल जैसे स्टेपल ग्रेन्स की बात की थी। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और एक्सप्लोर करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर का वो अमेजिंग खजाना, जिसमें खाना, पीना और यहाँ तक कि हमारे कपड़े तक सब कुछ छिपा है। चलिए एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। आपकी सुबह की गर्मा गर्म चाय और आपकी फेवरेट पेयर ऑफ जीन्स, इन दोनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? जरा सोचिए। वेल, इन दोनों का सफर एक ही जगह से शुरू होता है, एक इंडियन फार्म से। ओके, तो चलो अब रोटी और चावल से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी थाली में और क्या क्या होता है। और शुरुआत करते हैं प्रोटीन के सबसे बड़े सोर्स से। जब बात दालों की आती है ना, तो इंडिया लिटरली वर्ल्ड चैंपियन है। हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पल्सेस उगाते भी हैं और सबसे ज्यादा खाते भी हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसी कंट्री जहाँ इतनी बड़ी वेजिटेरियन पॉपुलेशन है, वहाँ के लिए दाल ही तो प्रोटीन का असली पावर हाउस है। नाउ ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। पल्सेस को लेग्यूमिनस क्रॉप्स कहते हैं। अब ये हैं क्या? बेसिकली ये प्लांट जमीन के लिए छोटे छोटे फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज की तरह काम करते हैं। इनमें एक सुपर पावर होती है जिससे ये हवा से नाइट्रोजन लेकर सॉइल में फिक्स कर देते हैं। इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। कितना अमेजिंग है ना नेचर का ये सिस्टम।
चलिए, प्रोटीन के बाद अब कुछ मीठा हो जाए। ये है शुगर केन यानी गन्ना। ये एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, जिसका मतलब है कि इसे उगाने के लिए गर्मी और नमी यानी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। पता है, ब्राजील की ठीक बाद इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट शुगरकेन प्रोड्यूसर है, और इसी गन्ने से हमें मिलती है चीनी, गुड़ या जैगरी, खंसारी और मोलासेस। और इसकी खेती में सबसे आगे जो स्टेट्स हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अच्छा, मीठे के बाद अब आते हैं हमारे खाने के तेल पर। ग्राउंडनट यानी मूंगफली, सरसों, नारियल, सनफ्लावर, इन सब से तेल निकलता है। और इस बात पे गौर कीजिए, इंडिया के टोटल खेती वाले एरिया का लगभग 12% हिस्सा सिर्फ इन ऑयल सीड्स को उगाने के लिए यूज होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारे किचन्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमारे देश को सुबह सुबह जगाती हैं, यानी बेवरेज क्रॉप्स। और शुरुआत उस चीज़ से करते हैं जिसके लिए इंडिया पूरी दुनिया में फेमस है। कोई गेस? बिल्कुल सही, चाय। टी कल्टीवेशन प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसे इंडिया में ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था, और आज चाइना के बाद इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है। ये एक बहुत ही लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मतलब इसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, खासकर स्किल्ड लेबर की, जो उन नरम पत्तियों को हाथों से तोड़ सके। अब ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है चाय, दूसरी तरफ है कॉफ़ी। दोनों ही पॉपुलर ड्रिंक्स हैं, लेकिन इनकी ज़रूरतें कितनी अलग हैं। चाय को चाहिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट और लगातार बारिश, वहीं दूसरी तरफ कॉफ़ी को पहाड़ों की ढलान वाली ज़मीन पसंद है। इसीलिए इंडिया में ये मेनली साउथ के नीलगिरी हिल्स यानी कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में उगाई जाती है। तो अब तक ये तो क्लियर हो गया है कि एग्रीकल्चर सिर्फ हमारी प्लेट नहीं भरता, इससे हमें फल मिलते हैं और हमारे कपड़े यानी हमारी वार्डरोब भी इसी से बनती है। चलिए देखते हैं कैसे। ये नंबर्स देखिए, इनसे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। साल 2020 में इंडिया पूरी दुनिया में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। कॉटन में भी सेकेंड और ग्राउंडनट में भी सेकेंड। मतलब हम सच में एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल पावर हाउस हैं। इंडिया का हॉर्टिकल्चर यानी फल और सब्जियों की खेती इतनी डाइवर्स है। नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के वर्ल्ड फेमस एप्पल्स से लेकर हमारी रोज़ की ज़रूरत की सब्जियां जैसे टमाटर, मटर और बैंगन तक, इंडिया में इतनी वैरायटी उगती है कि गिनती करना मुश्किल है। तो चलिए अब ब्लेड से निकलकर वार्डरोब की तरफ चलते हैं और बात करते हैं फाइबर क्रॉप्स की। सबसे पहले कॉटन यानी कपास। ये इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जान है। इनफैक्ट माना जाता है कि इंडिया ही कॉटन प्लांट का ओरिजिनल होम है। पर इसे उगाने के लिए कुछ खास कंडीशंस चाहिए। हाई टेम्परेचर, हल्की बारिश और सबसे इम्पॉर्टेंट 210 दिन बिना पाले के। कॉटन के अलावा हम और भी इम्पॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे कि जूट, जिसे उसके सुनहरे रंग और वैल्यू की वजह से गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। फिर है रबर, जो कई इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत ज़रूरी रॉ मटेरियल है। तो जब हमारी पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर इतना डिपेंड करती है, तो इसे बेहतर बनाने के लिए सालों से क्या-क्या किया गया है। चलिए अब नज़र डालते हैं कुछ बड़े टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पर। इन रिफॉर्म्स को हम 3 मेन हिस्सों में देख सकते हैं। आज़ादी के ठीक बाद लैंड रिफॉर्म पर फोकस था, जैसे ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करना। फिर 60s और 70s में देश में 2 बड़ी क्रांतियां आईं, ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन। और फिर 80s और 90s में इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स का एक पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया गया। सरकार ने भी किसानों को सपोर्ट करने के लिए कई इंपॉर्टेंट स्कीम शुरू की हैं, जैसे फसल खराब होने पर क्रॉप इंश्योरेंस, सस्ते लोन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस या MSP, जो उनकी फसल के लिए एक मिनिमम प्राइस गारंटी करती है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे मूवमेंट की जिसने बिना किसी झगड़े, बिना किसी लड़ाई के लाखों जिंदगियां बदल दी। इस कहानी के हीरो हैं विनोबा भावे, जिन्हें महात्मा गांधी का स्पिरिचुअल एयर यानी आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता था। वो गांधी जी के ग्राम स्वराज्य के सपने में यानी सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस के कॉन्सेप्ट में गहरा विश्वास रखते थे। भूदान मूवमेंट की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल इंसिडेंट से हुई।
अपनी पदयात्रा के दौरान विनोबा भावे लैंडलेस गांव वालों से मिले। उन लोगों ने उनसे अपने गुजारे के लिए जमीन मांगी। जब विनोबा जी ने ये बात सबके सामने रखी तो श्री रामचंद्र रेड्डी नाम के एक लैंड ओनर अचानक खड़े हुए और उन्होंने तुरंत अपनी 80 एकड़ जमीन दान कर दी। भूदान यानी लैंड गिफ्ट के इस एक एक्ट ने पूरे देश में एक मूवमेंट की आग लगा दी। ये आइडिया और आगे बढ़ा और ग्रामदान बन गया। इसमें जमींदारों ने पूरे के पूरे गांव ही लैंडलेस लोगों में बांट दिए। इसीलिए इस भूदान ग्रामदान मूवमेंट को ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। एक ऐसी क्रांति जिसमें खून का एक कतरा भी नहीं बहा। तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन देखा, हमने व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में सुना। अब आपके लिए एक सवाल है। आपके हिसाब से आने वाले कल के चैलेंजेस को फेस करने के लिए इंडियन एग्रीकल्चर को अब किस नेक्स्ट रेवोल्यूशन की जरूरत है? इस पर जरूर सोचना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।